खबर है में खुश आमदीद। मैं हूं सईद काजी, आपका मेज़बान। कुछ खबरें रन डाउन और फिर अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे आपके साथ। पीटीआई का इत्तेहाद जो हुआ है आज, क्या वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएंगे और ये कानून क्या है? अगर तमाम लोग, मिसाल के तौर पर अगर ये कानून की प्रोविजन मौजूद है कि कोई भी आज़ाद खड़ा हो सकता है, तो अगर सारी असम्बली आज़ाद हो तो किसी को भी यानी सीटें नहीं मिलेंगी मखसूस। इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन को कालादम करने की लोग बातें कर रहे हैं, इतनी मेहनत से तो करवाया हमने, कालादम क्यों करना है भाई? बहरहाल कानून क्या कहता है? कमिश्नर पिंडी ने उन्होंने बड़ी अप्रोर पैदा की और फिर साथ साथ ये र्यूमर मिल भी चलनी शुरू हो जाती है। फिर हमने एक वीडियो और भी देखी आज, जो है कहीं बैलेट पेपर छपते हुए, गलत या सही ये नहीं हमें पता। बहरहाल तो क्या कुछ और भी आवाज़ें इस तरह उठेंगी? इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में टग ऑफ वार है या दोस्ती की जो है पींगे बढ़ाई जा रही हैं? क्यों इतने गुरेजा हैं ताकत लेने के लिए जिसके लिए वो तड़प रहे थे? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आबद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जहांगीर खान जदून साहब, मुमताज़ एक कानूनदान। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ हबीब अकरम साहब होंगे, एक और इंतहाई अहम नाम सहाफ़त की दुनिया का। बहुत शुक्रिया आबद ज़ुबैरी साहब। पहले मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ, फरमाइए कि ये जो आज इत्तेहाद हुआ है, ये इसमें क्या आप कानूनी तौर पर ये सीटें, जिस तरह वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब ने कि जनाब हम क्लेम करेंगे, तो कितना ये क्लेम वैलिड है और इसके नतीजे में क्या उन्हें सीटें मिल पाएंगी? जनाब आबद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। देखिए, क्योंकि आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो ये उनका राइट होगा, जो पार्टीज़ जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उनका हक होगा, और उनके साथ जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो उसमें शामिल हो गए, वो उनकी टोटल गिनती में वो आ जाएंगे। तो वो लोग जो उनके साथ शामिल होंगे उनको मिला के उनका शेयर बनेगा मखसूस। आपको पता है 70 वो नशिस्तें होंगी उसके अंदर, आर्टिकल 51 5 और 6 के तहत, और प्रोविंशियल उसमें। तो ये सारी इश्यूज होंगे कि अब बात जो मेन इशू ये है कि क्या ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए आपको अपना इलेक्शन से पहले वो जो एक पीरियड होता है उसके अंदर अपने कैंडिडेट्स दे देने पड़ते हैं। अब देखिए, इशू ये आ रहा है कि जी उस वक्त तो जो पार्टीज इलेक्ट होती हैं उनको मालूम नहीं होता उनको कितनी नशिस्तें मिलेंगी, और उनको ये भी नहीं मालूम होता कौन से इंडिपेंडेंट लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे, उसको जिसको मिला के उनका शेयर बनेगा उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इनको अब ये इशू, अनलेस वो नाम पहले जमा करा चुके, वो इशू ना आए। तो अगर इन्होंने आज पीटीआई ने जैसे और जमातों के साथ इत्तेहाद किया और उसमें वो शामिल हुए, तो वो उन जमातों ने क्या अपने लिए मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, ये मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं भी किया तो मैं समझता हूँ कि जो आज उन्होंने जो अपना उसके अंदर इनके साथ इत्तेहाद किया है, जो उनका शेयर बनेगा वो उनको इस टर्म्स ऑफ आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन के वो उनको मिलना चाहिए। ये मेरा व्यू है सर, मिलना चाहिए। जदून साहब, आपने ज़ुबैरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, आपके नंबर वन ये, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और सेकेंडली, आप कुछ देख रहे हैं कि रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है, कुछ 3 सीटों पर जो रिजल्ट्स हैं उनको फिलहाल शायद मुअत्तल कर दिया या रोक लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप क्या समझ रहे हैं? और पहले तो ये कि क्या आप एग्री करते हैं जदून साहब से, हाई कोर्ट ने, सॉरी, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो राइट है अब रेस्टोर हो चुका है उनका रिजर्व सीटों का? जनाब जदून साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, यही है कि जो आर्टिकल 51 जिस तरह उन्होंने हवाला दिया है ज़ुबैरी साहब ने, उसका जो सब आर्टिकल 6 है उसमें यह है कि आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जब नोटिफाई करता है बंदे को कि आप MNA नोटिफाई हो गए हैं, तो उसके बाद वो 3 दिन के अंदर किसी पोलिटिकल पार्टी को शामिल होता है। अगर वो नहीं करता तो वो एज ए इंडिपेंडेंट ट्रीट होगा। तो आप ज़ाहिर है जब ये आज़ाद PTI का कहते हैं ये आज़ाद है, तो इन्हें ये समझे कि ये सारे जितने हैं ये अब सुन्नी इत्तेहाद में जो भी इनका पार्टी का अलायंस हुआ है, वो इनके सारे बंदे जो है उस पार्टी में शामिल होंगे। तो जो इन्होंने लिस्ट दी है उस वक्त तो उन्होंने कहा है PTI है, लेकिन PTI क्योंकि उन्होंने कहा जी वो एज ए पार्टी जो है रजिस्टर्ड तो है, लेकिन संबल के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो उनके उम्मीदवार रिजर्व सीट पे वो फिर उस तरह नहीं ले सकती। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में इनका ये रिजर्व जो सीट वाला मसला है, इन्होंने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक इनको सीटें मिल जाएंगी, और इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के मुताबिक इनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। ये बात ठीक है। और बाकी जो रिलीफ की बात है, आपको पता है कि PTI को शुरू से ही किसी न किसी सूरत में रिलीफ बड़ा क्विक मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। अब देखें, आज इस तरह आपने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद की तीनों जो है सिंगल बेंच ने उनको रिलीफ नहीं दिया, तो आज DB ने जो है इनकी तीनों जो है वो नोटिफिकेशन थे वो सस्पेंड कर दिए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा था जी आप दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं, लेकिन जो दूसरा DB का था बेंच, उन्होंने वो
चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी, उनका नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया तीनों का। अच्छा जदून साहब, क्या आप समझते हैं कि मैं फिर आता हूँ जुबैरी साहब की तरफ भी, आपने जिस तरह कहा कि रिलीफ मिल रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला आया, दीगर जो फैसले चलते रहे, कागजात की जमा करने के वक्त जो तकालीफ या परेशानियाँ आई, तो उसमें तो रिलीफ वाला आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा मजबूत लगता है आपको जदून साहब? ये देखें, इन पे जो परेशानियां आई हैं, आपने बाज़ बात सुनी होगी, उन वक्त उन्होंने कहा जी था पुलिस और जो लोग ये काम कर रहे हैं, हमारी कैंपेन कर रहे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया कि जितनी इन पे सख्ती की है उसका असर जो है वो बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव पड़ा है। ये दुनिया की तारीख है कि आप किसी को देखें दबा के थोड़ा टाइम रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन आप उनको दबा नहीं सकते। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपने बनानी है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट, तो उसमें आप जो है कोअर्शन और सुप्रेशन जो है वो ज़्यादा देर तक न चलती है ना। अभी आपको पता है डिजिटल दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है, मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का दौर है, तो इसमें आप किसी बंदे को किस तरह, किसी की आवाज़ को किस तरह दबाओगे? वक्ती तौर पे दबा लेंगे, लेकिन उसके जो आउटकम है, जिन लोगों ने ये कोशिश की है, तो वो आज जो है वो परेशान है। मेरे ख्याल में खुल के बात करनी चाहिए कि उनकी ये जो अब एक तो बात ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाले भी जो लोग इनके साथ ये काम करते हैं उनका नाम नहीं ले सकते, ना मीडिया पे लेते हैं। ये कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग तो इनके साथ ये काम नहीं करवा सकती, ना ये पीटीआई जो है किसी दूसरी पार्टी के साथ। इनके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ पे होती है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, कोई कहते हैं जी उसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इसका एसी उतार दो, इसके अंदर ये सख्ती कर दो, तो सख्ती से बनता कुछ नहीं है। उन लोगों ने रिजल्ट देख लिया है कि जितनी सख्ती की है उसका खमियाजा जो है अब उनको भुगतना पड़ रहा है, और जो पार्टी है वो KPK में स्लीप कर चुकी है। अब उनके लिए कोई प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। उनकी जितनी भी मशीनरी थी, जितनी थिंकिंग थी, जितनी उनकी पॉलिसी थी, वो उल्टी हो गई है। अच्छा जुबैरी साहब, आज क्लेम किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जी हम 180 सीटें लेंगे, और खबरें ये भी आ रही हैं कि कम से कम एक तैयारी इनकी थी कि जो फॉर्म 45 है उसका ध्यान इतना दूसरी पार्टियों ने नहीं रखा, इनके पास सारा रिकॉर्ड है, जैसे क्लेम कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कितने चांसेस देखते हैं कि इनको ये सीटें मिल सकती हैं, या ये मिसप्लेस्ड क्लेम है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का? जुबैरी साहब देखिए, पहले मैं ज़रा एक बात का जवाब आपकी इजाज़त से दे दूं। ये जो आज ऑर्डर हुआ है शुएब शाहीन साहब और दूसरे अली बुखारी साहब के केस में, डिवीज़न बेंच ने जो किया है, वो आप देखिए उसका एक बड़ी वजह ये थी कि खुद उनको एक स्टे दिया एक इलेक्शन कमीशन ने कि जी इनके केस जब वहाँ गए ये लोग इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि जी आप इनका नोटिफिकेशन इशू करेंगे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और दूसरे मुखालफिन का जिनके खिलाफ वो गए थे, तो उसके उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा नहीं आप वापस जाएं, वहां ये आर्ग्यू करें। डिवीजन बेंच ने कहा नहीं, उनका ये मेन पॉइंट था कि आप खुद ही स्टे दे रहे और खुद ही नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। तो एक ही बड़ा सीरियस पॉइंट था उस केस में, जो आज डिवीजन बेंच ने शायद सस्पेंड किया उनका ऑर्डर, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसमें ये एक इशू था जो मैं आप बता। दूसरी बात अभी जो जदून साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि ये कही कि जी जो लोगों का नाम ले रहे थे, फिर ऐसे जो लोग हैं खासतौर पर जदून साहब हमारे भाई हैं, इनका ताल्लुक भी एक पोलिटिकल पार्टी से रहा है और है भी शायद, तो उनको मालूम है कि फिर ऐसी हुकूमत ना लेना जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं कर सकते। तो क्यों आप आज मीटिंग्स कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जबकि पता है कि आप इलेक्शन में क्या हुआ है, धांधली नहीं धांधला हुआ है। अब तो इतने केसेस तो जिंदगी में आप जो जदून साहब ने भी नहीं देखे होंगे, जितनी इलेक्शन पटिशन ज़दे आम बात है कि किस तरह से कराची के हल्कों को तो मैं खुद कह सकता हूँ, हमारे हल्के से जिसे जीतना चाहिए था वो, और उसको जो तीसरे चौथे नंबर पे था उसको जितवा दिया गया हमारे हल्के से जी कराची में। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। फिर बात की आपने गौहर साहब, ठीक है उनके साथ बड़े क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ हुई, फॉर्म 45 वो लेके बैठे हुए। अब गेम क्या है, इलेक्शन कमीशन, ये कोर्ट जो होते हैं कि जी उनका इलेक्शन कमीशन के पास चले जाओ। सारा मैं शुरू डे 1 से कह रहा हूं, जब ये इलेक्शन, जदून साहब भी कह रहे थे कि जी सारा जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। क्या इलेक्शन हुआ है, सारा उन्होंने बिठा दिया, रिजल्ट रोक लिए, और रिजल्ट बाद में अगले दिन शाम को दे रहे हैं जब वो चेंजेस कर दिए। फॉर्म 45 कुछ कह रहा है, फॉर्म 47 कर रहा है, और बगैर नोटिस के कंसोलिडेशंस कर दी। अब आप हम वहीं जा रहे हैं। अब गेम क्या है कि जी वहां केसों को या तो डिसमिस करो, फारिग करो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, आप इलेक्शन पटिशन करें सेक्शन 139 में, और फिर आप 5 साल तक वो केस चलाएं, जब अगला इलेक्शन आ जाएगा वो केसों का फैसला ही नहीं होगा। ये नहीं हो सकता सर, ये अब हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेमानी हुई है, सारी दुनिया कह रही है, एक कमिश्नर की बात माने या ना माने पिंडी की, लेकिन जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही है। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा कराची शहर में, आप लोग अपने इलाकों में देखा होगा। तो जो इलेक्शन जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत दें। आपका मुल्क
पहले भी इस चीज से गुजर चुका है 2 दफा। 70 में आपने देखा नहीं दिया, क्या हुआ? 77 में आप देखें जब मैंडेट चुराया उस वक्त भी 77 के इलेक्शन प्लीज ना भूलिएगा कि उस वक्त एक पार्टी हुकूमत में आई और 3 महीने के बाद आप देखिए मिलिट्री कू हो गया, 11 साल का मार्शल लॉ लग गया हमारे मुल्क में। तो ये उस वक्त भी मैंडेट नहीं कबूल किया गया। तो अभी भी मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिनको सीटें कुछ मिल गई हैं उनको भी सोचना चाहिए अपने दिल से, क्या उन्होंने बस सही सीटें जीती हैं अपने मैंडेट पे? नहीं जीती। ज़द आम है कि एक पार्टी थी, वो ना उसके बाद बल्ले का निशान था, उनका लीडर जेल में, आप उसका नाम नहीं ले सकते, वो बानी PTI कहलाता है आपके, उसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, ना हमने उसकी तस्वीर देखी है 5 अगस्त के बाद, और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई है सर। तो ये सारी चीजें ना इसके बाद भी, और आप कोलिशंस बना के हुकूमत बना ले, कैसे चलेगी हुकूमत? क्या अवाम कबूल करेगी? सो आप जबरदस्ती हमसे आप बैठ जाएंगे आके, लेकिन अवाम की सपोर्ट, कोई हुकूमत नहीं चल सकती अवाम की सपोर्ट के बगैर। अच्छा, ये जदून साहब आपने सारी बात भी सुनी। एक बात जो खास तौर पर जो नुक्ता है कि ये एक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस हद तक चली जाती है, और उसमें सारे शामिल हैं, मैं किसी विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। उसका जो ओवरऑल नुकसान है वो तो फिर डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को, या अवाम की जो राइट्स को ही पहुंचता है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एस्टिमेशन है इनकी ज़ुबैरी साहब की, आप इस पे आपका क्या टेक है? ये देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज का ये अब देखें, अगर इनको अभी तो इनकी पार्टी बन गई है ना, आज इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, अगर इनके पास आज़ाद मतलब अरकान है वो एक पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी हो गई है, इनको रिजर्व सीटें भी मिल रही, अगर इनको मरकज़ में मेजॉरिटी मिलती है तो ये गवर्नमेंट बनाएं। पर ये गारंटी कौन देगा कि ये जो है, जैसा कह रहे हैं जी कि आप डिक्टेशन नहीं देंगे, इनका तो देखें ना, जब PTI की जिस तरह आपने कहा सारी पार्टी का ये अशर है, मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये कि PTI वाले गलती भी करते हैं, वो मानते नहीं है, उनके अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ये है कि वो कहते हैं झूठ भी बोलो ना मानो, गलत भी करो ना करो। आप इन्होंने पिछले 5 साल के डिक्टेशन ही ली है, क्या इन्होंने अपनी सीटें जो है, इनका सिटिंग जो DG फैज हमीद वो नहीं देता रहा टिकट पार्टी के, ये नहीं मानेंगे आगे, क्यों कहेंगे ये नहीं है। अब एक बाजवा साहब कहते हैं जी इनको सजा दो, फैज हमीद का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो इनके मोस्ट एलाइड, ये तो चाहते नहीं थे। देखे ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे अभी जेल में है, उन्होंने TV पे आके बरमला कहा है जी कि हमारी पार्टी की ये सूरत हाल थी, हमारा बजट वो पास कराते थे, हम तो नहीं लाते थे। इनको तो बेगम किया कि जी आप सारा कुछ छोड़ दें या हम खुद चला लेंगे। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टियों को मिल के एक ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जाना चाहिए जिनके पास इनकी अपनी पावर हो। ये तो एक पार्टी पीछे हटती है, दूसरी जाके कंधा दे देती, कहते हैं ये इनको छोड़ो, हम आपकी साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, मगर मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ ताकि दोनों से आप दोनों का मौक़िफ़ आ जाए। पहले आप जदून साहब बता दें, ये जो पिटीशंस पड़ी हैं जी, कालादम कर दें, 70-80 करोड़ अरब रुपए का हमने मेरा ख्याल में इलेक्शन करवाया है, तो क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है, या सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार है, या इसकी कोई लाइकलीहुड नजर आती है आपको जदून साहब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखें, इलेक्शन को कलादम नहीं करार दे सकती। उसका सबसे पहला जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके बाद अगर देखिए किसी ने सेक्शन 9 की पिटीशन की है इलेक्शन एक्ट के तहत, तो उसकी अपील डायरेक्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर सेक्शन 9 के अलावा किसी ने और सेक्शन के तहत केस किया है इलेक्शन कमीशन में, तो उसके बाद फिर या वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, या ट्रिब्यूनल के बाद जो है फिर जो है वो रिट जुरिसडिक्शन या अपील में जाएगा। तो इस तरह हर एक केस की डिफरेंट नौयत है। देखिए ना, आप एक मशीनरी को एक्सरसाइज करते हैं, आज दिन तक जब से पाकिस्तान बना है 76-77 ईयर में, तो इलेक्शन तो कोई भी जो बंदा हारता है वो मानता ही नहीं है, चाहे वो जेन्युइनली हार गया वो नहीं मानता, कहता है जी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा मेरे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़ुबैरी साहब ने भी देखे, मैंने खुद कितनी 10-12 इलेक्शन पिटीशन की है, किसी का भी फॉर्म 45 जो है वो ठीक तरह से फिल नहीं है। अगर आप टेक्निकलिटीज पे जाएं, रूल्स पे जाएं, लॉ पे जाएं, तो ये तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन ही फेयर नहीं है। किसी का जो जीता हुआ है उसका भी फेयर नहीं है, जो हारा हुआ है उसका तो है ही फेयर नहीं है। वो नहीं, आप जदून साहब ये कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री? नहीं, जो आपने देखा ना, जो आपने रूल्स और लॉ बनाए हुए हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक मैट्रिक या उधर FA पास है, उसको तो रूल्स का पता ही नहीं है आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। फॉर्म के अंदर जो है आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन करने हैं, अगर आपका पोलिंग एजेंट साइन नहीं करता तो आपने लिखना है कि जिसने इनकार कर दी है, और आपने साथ विटनेस लिखना है। इनके पास कितना टाइम होता है, इलेक्शन जिस तरह डिले हुए हैं, तो जदून साहब फिर हम कर लेते ना, EV जो इलेक्ट्रिक मशीन्स थी वो भी हमने नहीं करने दी, हमने वो पुराना पटवार का निज़ाम रखा हुआ है। अच्छा, ये देखें ना, आप इन्होंने इलेक्शन के दिन ये भी मेरे ख्याल में गलत काम किया है, या नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने कनेक्टिविटी को ख़त्म किया है कि जी कोई व्हाट्सएप ना चले, कोई फ़ोन ना चले, ये भी गलत काम है। और इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 13 है वो इसका प्रोविजन मौजूद है कि आपने फ़ौरन जो है वो रिजल्ट अनाउंस करना है, कनेक्टिविटी होगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आपने फिजिकली इस टाइम के अंदर रिजल्ट आके देना है।
तो ये इलेक्शन के अंदर हमारे प्रॉब्लम रहेंगे, और प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर जब तक अदालतें मुकम्मल तौर पर 100% आज़ाद नहीं होती, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं होता और पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोई अमल नहीं बनाती, तब तक हमारे मसाइल। मैं अगर जदून साहब की बात को आगे लेके बढ़ूं, जुबैरी साहब बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। ये जो तारीख को हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं अपने रुख में, जब भी जिस तरह आपने 77 की बात की, जब भी हम उसका नेचुरल फ्लो नहीं होने देते, तो ये तब आप ये कहना चाहते हैं तब ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। जुबैरी साहब योर कमेंट। नहीं, प्रॉब्लम तो आपके होते जब आप कानून और आइन को नहीं मानेंगे, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होगी आपको यही प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप देखिए इस इलेक्शन में 2 बजे तक रिजल्ट आना चाहिए था, ये खुद लिखा हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर ने आके कहा कि जी 2 बजे तक दे देंगे, वो नहीं दिया गया। कराची में अगले दिन शाम को रिजल्ट दिए जा रहे, मुल्क में जहां रोके। बलोचिस्तान में देखिए, आज बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, वहां उनके लीडरान तकरीरें कर रहे हैं कि यहाँ पैसा चला है, पैसे से वोट खरीद के पता नहीं किन किन लोगों को अलर्ट करा दिया गया है। तो आप ये देखिए ये बातें, ये जीडीए का इतना बड़ा यहाँ एक जलसा हो गया जो आज तक कभी पाकिस्तान, मेरे ख्याल से सिंध की हिस्ट्री का इतना बड़ा जलसा शायद ना हुआ हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? हर जगह आवाज उठ रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जेन्युइन लोगों को नहीं जीता गया। जब लास्ट थिंग जुबैरी साहब, क्योंकि मेरे पास आखिरी लम्हे है, ये जो जुदून साहब ने बात की, इलेक्शन को कालअदम करार देने की बातों से ज्यादा डिप्रेशन नहीं पैदा होगा हमारे यहाँ? और या क्या इसकी पॉसिबिलिटी और कानूनी तौर पर इसकी कोई है, वायबल है? तो आप ये बताएं काजी साहब, फिर क्या हम इस डिप्रेशन में रहें कि जो लोग जीते नहीं वो हम पे हुकूमत करें अगले 5 साल? देखिए ना, ये बात भी है। फिर हम इस डिप्रेशन में कौम रहेगी कि कौम ने जिसको वोट दिया, जिस बंदे को वोट दिया, वो तो नहीं आया, कोई दूसरा बंदा बिठा दिया। आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है? जुबैरी साहब, इसका मतलब आप... मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, क्योंकि जो आजकल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है कि जी वो इनकी जुरिसडिक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन, हर चीज को इलेक्शन कमीशन को करना है। जो आपने देखा डिलिमिटेशन को रुकवा दिया गया, हर चीज रोक दी गई, सिंबल ले लिया गया, ये वो सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन ने सिंबल ले लिया एक पार्टी का जिसको अफोर्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें मौजूद है, मुझे नहीं लगता इसके होते हुए वो कलअदम होंगे। लेकिन एक चीज सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट देखे मुल्क में जमहूरियत, ये चीजें चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए सुमोटो की ये जो आवाज उठ रही है इस मुल्क में कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, इसमें धांधली हुई है। मैं माफी चाहता हूं वक्त। जुबैरी साहब और जदून साहब, वी आर ऑलवेज इट इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन दैट यू एवर मेक आवर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तो एक कानूनी पहलू था, अब हम इसे साफ्ती और एक ज़मीनी तौर पर जो एक हवाला है इस इलेक्शन को कवर करने का, उसमें अभी अकरम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब मुमताज़ तजिया निगार और एंकर जनाब हबीब अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब हबीब अकरम साहब। हजूर, बड़े आज मार्कतुल आरा दिन रोज़ ही होता है वैसे तो, मगर आज अब ये एक तो इत्तेहाद PTI का हुआ जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, फिर हमने देखा कि 3 सीटों पर नोटिफिकेशन रोक दिए गए इस्लामाबाद में, और भी बहुत सी कहानियाँ और सच की थ्योरीज चल रही हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि जनाब काउंटर एलिगेशंस और एलिगेशंस हो रही हैं, तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये PTI का इत्तेहाद तो हो गया, मगर ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क्यों अभी इसमें इतना ये लटक रहा है आपके ख्याल में, और ये कब तक आप समझते हैं हो जाएगा? कायद साहब, इसमें एक बुनियादी बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो मैंडेट है उसके ऊपर एतराज़ात बहुत शदीद हैं और संगीन है। यानी ऐसे एतराज़ात हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सर सीटों के जो हारे हुए लोग हैं, अगरचे नोटिफिकेशन के मुताबिक PMLN को वो सीटें मिली, जो दूसरे फरीक है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, उनके पास अपने नताइज के फॉर्म 45 मौजूद हैं, और जबकि PMLN की तरफ से फॉर्म 45 नहीं आए। तो सियासी मैदान में हम देख रहे हैं कि ये दलील कि फॉर्म 45 हारे हुए कैंडिडेट के पास मौजूद है और वो जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जो जीते करार दिए गए उम्मीदवार हैं उनके पास इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे मैंडेट आम आदमी की नज़र में सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, और फिर वो रीइंफोर्स हो रहा है उन दरखास्तों से जो इन नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में गई हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की नशिस्तों के मुअत्तल किए हैं, तो उससे भी एक नया सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो जिस जमात का मैंडेट क्लियर ना हो
उससे कोई भी पार्टी हाथ मिलाने से गुरेज करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गुरेज है वो उसकी जो एक बदीही और फौरी वजह है वो तो यही है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जब भी हम PMLN के करीब गए हैं तो हमें पंजाब में स्पेस नहीं मिली, बल्कि पंजाब में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इस इलेक्शन में एक बड़ा यानी यूं कहिए कि मार्कतुल आरा कदम उठाया वो ये था कि खुद उन्होंने एक उम्मीदवार के तौर पर लाहौर की एक सीट से इलेक्शन लड़ा। अब यहाँ पे वोटों की कैफियत क्या थी, कम पड़े या ज्यादा पड़े, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे पर कि वो पंजाब में आइंदा एक सीरियस कंटेंडर बन के सामने आएंगे। तो PMLN के साथ इत्तेहाद में दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो मुस्तकबिल की अप्रोच है, और जाहिर है मुस्तकबिल की अप्रोच की जब हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नक्शा जो उनके जहन में है वही ज्यादा हमारे सामने रहता है या रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गुरेज का रास्ता इख्तियार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत तो बननी है, और ये हुकूमत जिस तरह भी बने, मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक यानी पीपल्स पार्टी और PMLN इस बात पे मजबूर हैं कि किसी न किसी सतह पर आपस में इत्तेहाद करें या इत्तफाक करें या कोई मखलूत हुकूमत का डोल डाले। तो मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में ये मामला काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। चलें, लेकिन ये एक तो ये आपने कहा कि लेकिन ये जो अब इंतखाबी हो रहा है, जो अदालतों में जो केस पहुंच गया है, और इसके बाद कमिश्नर साहब का आना, और फिर ये बात भी हो रही है कि कुछ और आवाज़ें भी शायद इस तरीके से आ जाएं, मुबैना ज़मीर जो है उसको कोई जगा दे, जिस तरह हमने पहले भी देखा। तो ये एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड ही एक्सटेंड करता नज़र आता है आपको, या हम समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद कोई एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी? हबीब साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी आएगी। उसकी वजह यह है कि माफ कीजिएगा, उसकी वजह कायद साहब यह है कि आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी से वास्ता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में एक मुबैना धांधली को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि वो बाद में अदालत में जाके साबित होगी कि ये कोई बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, कहीं किसी ने धूल धप्पा किया हो तो अपने जोर पे कुछ कर लिया हो तो उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके नतीजे में 2013 में जो हुकूमत बनी थी नवाज शरीफ साहब की, उसके बारे में वो भी एक कमजोर हुकूमत साबित हुई अल्टीमेटली। इसी तरह जो ये मामला तो किसी इंडिविजुअल का मामला यानी इंडिविजुअल सीट्स का मामला नहीं है। कई दर्जन नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और कई दर्जन नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, और 1 दर्जन से ज्यादा कराची की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और कई दर्जन वहां पे भी कम से कम 180 सीटें तो उन्होंने क्लेम की ना आज गौहर साहब ने इसमें बैठे हुए। तो अब जाहिर है कि अगर कौमी असम्बली में हबीब अकरम साहब ये सिलसिला चलता है तो फिर सूबाई असम्बली में भी तो वो क्लेम करेंगे। तो क्या खबर है आपके पास कि सूबाई असम्बली में क्या वो इधर भी जो है वो एतराज़ात उठाने जा रही है PTI, या जो अब एक इत्तेहाद बन गया है कौंसिल का? जी बिल्कुल। जब आप देख लें कि पहले तो आज़ाद उम्मीदवार जब एक जमात के रूप में ढलेंगे और एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली उनका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जितने बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे, उनमें से कुछ के टूटने की खबर आती है, कुछ के जुड़ने की खबर आती है, कुछ के बारे में कुछ कहा जाता है, और उनमें से कई एक तो ऐसे भी हैं जो मफरूर भी है। तो लिहाजा जब एक मुनज़्ज़म शक्ल में ये जुड़ेंगे तो उसके बाद ये कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो जब एक कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएगी कोई पार्टी, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आगे चल के, यानी अगर आज के नंबर्स देखें तो उनकी 91 नशिस्तें हैं, और 91 नशिस्तों के बाद जब उनको तकरीबन 35 नशिस्तें मजीद उनमें इजाफा हो जाएगा, तो 125 का एक बहुत बड़ा ग्रोह जब कौमी असम्बली में वजूद पा जाएगा, तो डेफिनेटली यही सूरत हाल पंजाब में होगी। तो जब ये एक मुनज़्ज़म शक्ल में सामने आएंगे तो दबाव तो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके नतीजे में पंजाब के अंदर भी मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे काम कर रही है कि कौन कौन सी नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। फिर एक का हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए काजी साहब कि इस इलेक्शन से पहले फॉर्म 45 माफ कीजिएगा रिसीव करना और उसको संभाल के रखने की स्ट्रेटजी
सिर्फ और सिर्फ बनाई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थी। दीगर जमातें फॉर्म 45 के बारे में उतनी विजिलेंट भी नहीं रही और एक्टिव भी नहीं रही। तो लिहाजा जो एक इलेक्शन से पहले एक जो तासुर था कि शायद PML माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ जो है धांधली का निशाना बनेगी, तो उसने इसका ये इलाज किया हुआ था कि मौका ब मौका उसने मुख्तलिफ फोरम को इस्तेमाल किया, वहाँ पे दरखास्तें दी। अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान की मुसीबत आई तब भी दरखास्त दी। अब अच्छा अभी साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। बस जब नाज़रीन हम आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि इसमें क्या हिकमत है। जो हमने देखा है 2 रिलीजियस ग्रोह एक वो काउंसिल बन गई है, तो उसके साथ ये फैसला स्ट्रेटजिकली क्यों किया गया, इस पे राय लेंगे और इसमें इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बैक। अच्छा हबीब साहब, हम एक बात देख रहे हैं, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की कि किसी और पार्टी को यह ख्याल नहीं था कि वो फॉर्म 45 को इस तरीके से संभाल के रखे। तो ये लगता है जैसे बड़ी वेल थॉट आउट प्लान था इनका, ये जो तवक्को कर रहे थे कि किस किस्म के हालात आएंगे। अब ये जो इत्तेहाद हुआ है, इस इत्तेहाद को आप क्या देखते हैं और पॉलिटिकली इसमें से कौन गेन करेगा? ये 2 मजहबी पार्टियां, PTI या दोनों, या ये क्या आपको फॉल आउट लगती है इसकी हबीब साहब? देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि गैर मजहबी होती चली जा रही है, और जो मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की सियासत में कोई गैर मामूली किरदार अदा नहीं कर पा रही। जब हम इंतखाबी मैदान की बात करते हैं, नो डाउट उनकी स्ट्रीट पावर है, नो डाउट उनके चाहने वाले और मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इंतखाबी कारकर्दगी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो लिहाजा मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको, जो मजहबी सियासी जमात है, उसको कोई गैर मामूली को पजीराई मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्टी ज्वाइन की है, मिसाल के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो उसने सिर्फ इसलिए की है कि वो एक मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के दस्तूर में ये तनाकुस मौजूद है, ये थोड़ा सा तजाद मौजूद है कि वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मिल सकती हैं। हालांकि दस्तूर के अंदर दस्तूर ही ये कहता है कि अगर आज़ाद इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो अगर आप फर्ज कर लीजिए कि पूरी की पूरी असम्बली आज़ाद लोगों पर मुश्तमिल हो, जैसा कि दस्तूर में इम्कान है दस्तूर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर क्या जो मखसूस नशिस्तें होंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेंगी। तो ये एक तनाकुस तो है। जब इस तनाकुस का फैसला फौरी तौर पर तो नहीं किया जा सकता, जाहिर है वो अदालतों में जाना होगा। तो मैंने शोएब शाहीन साहब से पूछा था, तो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि हमें पता है कि तजाद मौजूद है, लेकिन हम इस तजाद को फिलहाल बाईपास करना चाहते हैं ताकि हमारी जो नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो हमें फौरी तौर पर मिल सके। तो पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक दफ्तरी किस्म की अरेंजमेंट है, ये रस्मी कार्रवाई है, वरना तहरीक इंसाफ अपना अलग वजूद रखती है, इससे किसी को इनकार नहीं। अच्छा ये बताइए कि 2-3 फैक्टर और बड़े अजीब से हुए। मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह फैक्टर इन होते हैं, GDA ने जितना बड़ा पावर शो किया, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि कुछ एक एहतजाज आया, ये सेपरेट थे। ये आपको मुस्तकबिल में क्या इकट्ठे होते नज़र आते हैं? और मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो बड़ा एक अजीब सा रिश्ता रहा है PTI का। हाउ डू यू लुक एट दिस सिनेरियो? देखिए काई साहब, अगर आप इसमें बुनियादी जो एतराज इलेक्शन के ऊपर देखें तो वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि बहुत बड़ा एतराज है, कुछ लॉजिकल भी लगता है और कुछ उनके पास सबूत भी मौजूद है। तो जब इतनी बड़ी पार्टी जो अक्सरियती भी हो और उसके साथ साथ इलेक्शन पे एतराज भी कर रही हो और ये दावा कर रही हो कि उसकी नशिस्तें मौजूदा नशिस्तों से तकरीबन 2 गुना है, तो डेफिनेटली दूसरी जो छोटी पार्टियां जो हारी हुई होती हैं उनको एक सियासी जवाज मिल जाता है अपने इलेक्शन को, यानी ये दावा करने का कि जनाब ये जो ज्यादती हुई है ये दरअसल हमारे साथ भी हुई है। तो इसलिए उनके दावे में कोई बहुत बड़ी सदाकत तो मौजूद नहीं है। अब देखिए कि जब आप कराची का मैंडेट, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा, यानी तो गोया आपने जो सिंध के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी ये जवाब मिल जाता है ये कहने का कि जनाब हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को सीट मिलना, अगरचे ये हैरत की बात है, लेकिन बहरहाल मिल गई हैं। और अगर वहां पर कोई एतराज करता है तो मेरी समझ में वो एतराज तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल
चूंकि पीटीआई खुद एहतजाज कर रही है, खुद एतराज कर रही है इलेक्शन के ऊपर, तो वहां पर मौजूद दूसरी पार्टियों के पास भी जवाब आ जाता है किसी न किसी दर्जे में इलेक्शन के ऊपर एतराज करके अपनी सियासी बका का बंदोबस्त करना या अपनी सियासी बका को थोड़ा तूल दे लेना। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मसला नहीं है, दूसरी पार्टियों का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको हमें जरा मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा ये एक और दो बातें जो GDA के जलसे में आपको पता पीर पगाड़ा और उनके जो इससे पहले थे रूहानी रहनुमा, उनकी बड़ी हम सुना करते थे उनकी पेशन गोइयाँ, ये भी इमरजेंसी की बात कर रहे थे और अनडेमोक्रेटिक सेटअप की बात भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा फार फेच्ड नहीं लगता ये आपको, या जो सूरत हाल तुलू हो रही है उसमें क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाना कि जिसमें आप कहें कि आगे चल के कोई बात मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है, तो मुझे वो समझ नहीं आती फिलहाल। हाँ, असेंबली जब बुलाई जाती है तो असेंबली के अंदर जाहिर है ऐसी मौजूद हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो अपनी पिछली 16 माही हुकूमत के दौरान बार बार इमरजेंसी की बात करती रहे हैं। वो बार बार हमें उनके कई जय्यद अराकीन ये बताते रहे हैं कि दस्तूर के अंदर इमरजेंसी लगाने की गुंजाइश मौजूद है और हमारे पास वो अक्सरियत भी मौजूद है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो मुझे लगता है कि असेंबली के इजलास और हुकूमत की तश्कील के बाद तो हो सकती है। और फिर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों ने पिछले 16 माह के दौरान कुछ ज्यादा अच्छे अपने जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको वीक किया है। मिसाल के तौर पे ये दोनों जमातें हमें दस्तूर का सबक पढ़ाती थी, तो बल्कि 3 जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान भी फरमाते थे कि 1973 के दस्तूर के तनाजुर में, तो ये तीनों जमातें जो थी वो मिल के पाकिस्तान के दस्तूर के वाज़े और बैन हुक्म के खिलाफ गई। और हुक्म क्या था कि जैसे ही कोई सूबे की असेंबली टूटेगी तो वो 90 दिन के अंदर वहां इलेक्शन होंगे। लेकिन उन्होंने इस रास्ते में रुकावटें खड़ी की और हत्ता के अदालत के खिलाफ हुजूम भी किया और खुद मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज बाकायदा हुजूम की क़यादत करते हुए अदालत उज़्मा के दरवाजे पर गई। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो यस, इन जमातों से तवक्को की जा सकती है कि ये किसी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का पार्ट हो सकती है। अच्छा हबीब साहब, ये 2 इंपॉर्टेंट जमानतें, एक तो वो आपने कमेंट कर दिया जो 3 ज़ाहिर अब वो रिजल्ट मुअत्तल हुए हैं, मगर इधर KPK में भी अमीन गंडापुर साहब की ज़मानत हो गई है, फैसल जावेद साहब की भी ज़मानत हो गई है। इधर आपको सूरत अहवाल कैसे लगती है? गंडापुर साहब क्या अब बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं है उनके CM बनने में रही? अब देखिए, वो तो जहाँ तक उनके CM बनने का मामला है वो तो जब तक खुदा न खास्ता कोई मुजरिम साबित ना हो तो उस वक्त तक तो वो वज़ीर आला बनने के काबिल ही रहता है, खा वो जेल में ही क्यों ना बैठा हो। तो अब जब एक पार्टी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ एक सूबे में जीत चुकी है और बाकायदा तौर पर एक वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर वो नामजद हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हमें जमहूरियत की इस जो कुछ भी सूरत हाल जिसको हम जमहूरियत कहते हैं उसमें इतनी गुंजाइश बहरहाल बाकी है कि सिर्फ इल्ज़ामात और इल्ज़ामात भी ज़ाहिर है खास सियासी तनाजुर में लगाए गए थे और मुकदमे भी खास सियासी तनाजुर में दर्ज किए गए थे, तो उसमें हमें ये मानना चाहिए कि कुछ थोड़ी सी गुंजाइश जो मुंतखब जो अराकीन है उनके लिए निकलेगी। बहुत शुक्रिया जनाब अकरम साहब, हमें बता रहे थे। ये हमारा शो था, मगर एक कमेंट जो इसका निकलता है नट शेल वो ये है कि लगता है कि एक बड़ी पोटेंट अपोजिशन ज़रूर होगी आने वाली असम्बली में और ये जमहूरियत के लिए यकीनन एक अच्छी बात है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।